Good morning students. Today we are here with another topic of SST class 10th. Students, we are going to start chapter 4th from geography. Chapter name is agriculture यानी कृषि. दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो और जो हिंदी मीडियम वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर दोनों के लिए ही है ताकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी चैप्टर को अच्छे से समझे. स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस चैप्टर है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं. थर्ड चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है तो हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. और जो फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया है कृषि एग्रीकल्चर, ये एक बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है. स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. सबसे पहले है डेफिनेशन, यानी कृषि क्या है, एग्रीकल्चर क्या है. सो व्हाट इज एग्रीकल्चर. देखो एग्रीकल्चर क्या है कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. अगर हम एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखें तो ये कि कृषि क्या है. कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी अगर अपने देश भारत के कंटेक्स्ट से लगाएं तो हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है. हमारे देश का जो 2/3 पार्ट पॉपुलेशन है वो खेती में ही अंगेज्ड है, यानी कृषि से ही जुड़ा हुआ है. देखिए जो कृषि है वो ना केवल हमारे लिए फूड प्रोवाइड कराता है जो कि हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो कृषि क्या करता है, कृषि रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है जो वेरियस इंडस्ट्रीज है. मतलब कि जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, यानी जो चीज हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम होता है वो भी हमारे कौन कराता है, एग्रीकल्चर. जैसे कि सपोज करो जो बेकरी का काम है, यानी कि अगर जो बेकरी प्रोडक्ट्स है हमारे वो किन से बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं. और फ्लावर हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है. तो एक तरह से जो इंडस्ट्री का बेस कौन है वो एग्रीकल्चर है, यानी कि हमारी प्राइमरी जो हमारी एक्टिविटी है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ फार्मिंग मतलब खेती कितने तरह की होती है, कितने प्रकार से खेती की जाती है. तो इसमें हम मेनली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हमारी है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव मीन्स जैसे वर्ड से पता चल रहा है पुरानी, यानी जो पुराने तौर तरीकों से हो रही है. सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह, यानी कि हमारे गुजारे के लिए जो हम खेती करते हैं. तो देखो इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ भी जाता है कई बार. देखो जो एग्रीकल्चर जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो इंडिया के कुछ एरियाज में आज भी की जाती है. इसमें क्या होता है कि ये जो खेती है इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, यानी कि छोटे छोटे जो लैंड पार्ट होते हैं उनपे की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, यानी कि पुराने औजारों से की जाती है. जैसे हल वगैरह हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, यानी जो खुदाई करने के लिए जो छड़ियां यूज की जाती है. और इसमें क्या होता है, इसमें जो खेती करते हैं वो कौन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स और कम्युनिटी लेबर, यानी कि जो फैमिली मेंबर्स है या कोई कम्युनिटी है मिलकर इसको करते हैं. यानी कि कोई मशीनरी वगैरह का इसमें यूज नहीं होता, हम इसमें जो हमारे प्रिमिटिव टूल्स है उनका यूज करते हैं. नेक्स्ट देखो जो ये फार्मिंग है वो किस पे डिपेंड करती है, वो मेनली मॉनसून पे डिपेंड करती है. यानी कि अगर बारिश हो गई तो खेती हो जाएगी, नहीं हुई तो खेती नहीं होगी. क्यों, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज की इसमें कमी होती है और जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी होती है उस पर डिपेंड करती है हमारी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर. इसके अलावा स्टूडेंट्स देखो जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर है उससे क्या होता है, जो एक फर्टिलिटी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो बनी रहती है. अगर हम देखें तो क्योंकि आप जो फार्मिंग कर रहे हो वो पुराने मेथड से कर रहे हो और उसमें ज्यादा आप किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज भी नहीं कर रहे हो. अब उसके बाद क्या है, जो इसमें जो कंजम्पशन होता है पर हेक्टेयर, जो कंजम्पशन होता है वो कम होता है, यानी प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा कम होता है. अब इसी से जुड़ी हुई है, जैसे इसी को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर से आपका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है इसका. देखो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम किसी जो लैंड पैचेस होते हैं उनको साफ करते हैं, स्लैश करते हैं, या जैसे फॉरेस्ट एरिया हो गया, ये ज्यादातर जैसे ट्राइबल्स लोग होते हैं वो इस खेती को करते हैं. फॉरेस्ट एरिया वगैरह हो गया उसको जला देते हैं और उसको खाली करके जो खाली पैच ऑफ लैंड होता है उसके ऊपर ये खेती की जाती है. इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो जगह बदल के खेती की जाती है. ये आप पढ़ भी चुके हो 8th क्लास में काफी इसके बारे में. अब जो 10th क्लास में इससे क्या जुड़ा हुआ है कि इसके डिफरेंट नेम है. अगर इंडिया में देखें तो डिफरेंट स्टेट में भी इसके डिफरेंट नेम है, और अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें तो बहुत सारे देशों में भी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. इसके बहुत सारे नेम दिए हुए हैं आपकी बुक में, आप अपनी बुक में से उनको डीपली रीड करेंगे. जो मेन नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ. जैसे इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर इस तरह की खेती को झूमिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है, यानी झूम खेती कहते हैं. जैसे छत्तीसगढ़ और
जो अंडमान निकोबार है वहां पर इसको दीपा कहा जाता है। इसके अलावा अगर वर्ल्ड में हम देखें जो मेनली है, मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है और ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है और वेंजुला में इसको कोनुको कहा जाता है। इसी तरह से बहुत सारे नेम आपकी बुक में हैं, आप उनको एक बार स्टडी कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट नेम्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारी जो टाइप्स है फार्मिंग की, उसमें हमारी आती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हिंदी में अगर हम कहें तो गहन निर्वाह खेती होती है। क्या इसके फीचर्स है हम देख लेते हैं। इट इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। ये जो खेती होती है इस तरह की, वो कहाँ की जाती है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है और जो लैंड पैचेस होते हैं वो काफी कम होते हैं। अब जो लैंड पैचेस यानी जमीन के टुकड़े हमारे पास कम है और हाई पॉपुलेशन है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन गेन करने की कोशिश करते हैं। उससे हम क्या करते हैं, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज करते हैं। यानी हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो जैविक खाद होते हैं, उनका ज्यादा यूज करते हैं। इरिगेशन जो होती है वो ज्यादा करते हैं। किस लिए करते हैं, फॉर हायर प्रोडक्शन। उसके बाद जो लेबर होती है, ये एक लेबर को जैसे लेबर को मतलब कंज्यूम करने वाली खेती कही जाती है। इसमें लेबर ज्यादा होती है हमारी, क्योंकि हमने हायर प्रोडक्शन को गेन करना होता है। इसमें क्या होता है, फार्मर्स टेक मैक्सिमम आउटपुट्स फ्रॉम द लिमिटेड लैंड। यानी हमारे पास लैंड जो है वो लिमिटेड है और फार्मर्स क्या चाहता है इसमें कि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट गेन करना वो चाहता है। अब देखो हमारे जो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे इस तरह की खेती की जाती है, क्योंकि लोगों के पास जो लैंड पार्ट है वो काफी कम है और लोग उससे ज्यादा प्रोडक्शन गेन करना चाहते हैं। इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि लोग विरासत में जो जमीन होती है वो आगे जो हमारी सक्सेसिव जनरेशन है उसमें डिवाइड हो जाती है। इससे क्या होता है, जो लैंड होल्डिंग साइज होता है वो कम हो जाता है। यानी कि हमारे पास एक लिमिटेड लैंड होती है और क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो उसमें हमारे पास हमारी लाइवलीहुड के लिए वही हमारे पास एक अल्टरनेटिव सोर्स होता है, क्योंकि हमने अपना गुजारा उसी से करना है। तो लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए उसमें क्या करते हैं, बायोकेमिकल्स वगैरह या HYV सीड्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो फार्मिंग आती है वो है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। हमारी थर्ड जो फार्मिंग है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग मैंने आपको 3 टाइप्स बताए, उसमें है कमर्शियल फार्मिंग। तो कमर्शियल फार्मिंग कैसी होती है, देखो इट्स अ टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल यूज। यानी कि जो हम खेती करते हैं वो कमर्शियल पर्पज से यानी कि बिजनेस के पर्पज से करते हैं। और हमारा जो मेनली पर्पज होता है इसमें वो सेलिंग पर्पज होता है कि भाई हमने क्रॉप को बेचना है क्योंकि हमने मैक्सिमम जो है प्रॉफिट उससे गेन करना है। इसमें क्या होता है, लैंड जो होती है वो दोनों पर्पज के लिए यूज होती है, जैसे क्रॉप्स के लिए भी यूज होती है और रेयरिंग लाइव स्टॉक्स के लिए भी यूज होती है। जैसे हम इसके साथ और भी एक्स्ट्रा जो प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड हमारे काम है वो हम करते हैं। जो फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे HYV सीड्स का यूज करते हैं, इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं ताकि हमें हायर प्रोडक्टिविटी गेन हो। अब जो कमर्शियल फार्मिंग है मेनली हमारे अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, स्टूडेंट्स जो मैं आपको स्टेट बता रही हूँ साथ के साथ आप अपनी बुक में इनको मार्क करते जाना, क्योंकि ये जो स्टेट है ये 1 मार्क्स में इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जो कमर्शियल फार्मिंग है, अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो पंजाब और हरियाणा में देखो वीट का और उत्तर प्रदेश में वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो एक तरह से ये कमर्शियल क्रॉप है इन एरियाज के लिए। लेकिन अगर हम इसी का कंपैरिजन करें उड़ीसा के साथ तो ये वहां पे एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है, यानी कि वीट वहां पे इतना ही प्रोड्यूस होता है जितना कि उनसे गुजारा हो सके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें प्लांटेशन। जो प्लांटेशन फार्मिंग है वो भी एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग होती है। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है, जिसमें फार्मिंग जो होती है वो सिंगल क्रॉप होती है, वो एक लार्ज एरिया पे ग्रो की जाती है। इससे क्या होता है कि जो लार्ज एरिया पे ग्रो की गई है वो सेलिंग पर्पज से की गई है ताकि उसको बेचकर उससे प्रॉफिट कमाया जाए। अब जो मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स है आप काफी सारी आपकी बुक में लिखी हुई है, आप उनको मार्क कर लेना साथ के साथ, जैसे टी है, कॉफी, रबर, शुगर केन, ये हमारी प्लांटेशन क्रॉप है। इसी के साथ इनके स्टेट भी साथ के साथ लिखे हुए हैं, जैसे असम में टी का प्रोडक्शन होता है, इसी तरह से बंगाल में कॉफी का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से जो कर्नाटका में भी काफी जो इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है वो ग्रो की जाती है और उनको प्रोडक्शन जो होता है उसको मेनली किसके लिए होता है, वो फॉर मार्केट के लिए होता है। यानी कि इससे क्या होता है कि लोग मार्केट के थ्रू अपनी जो प्रोडक्शन है उसको सेल करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का आपका टॉपिक है, इसी पे बेस्ड मैं आपको असाइनमेंट दूंगी। टॉपिक क्या है हमारा, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग हमने स्टडी किया और 3 टाइप है एग्रीकल्चर के वो हमने मेनली स्टडी किए। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा टॉपिक।
तो अब आपने इसी पे बेस्ड इतने ही मैं क्वेश्चन आपको दूंगी जो कि इस टॉपिक में से बन रहे हैं. सो थैंक यू सो मच.